अगेन। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलो, आपको एडवांस में हैप्पी होली। ठीक है। बाकी आपका एग्जाम है 1 महीने बाद, तो कीप प्रिपेयरिंग वेल। होली मनाओ अच्छे से, उसके बाद लग जाओ दोबारा। चलो फिर हम आज शुरू करते हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि हमारा लास्ट क्लास है पॉलिटी का। इसके बाद हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आई थिंक 25 वीडियोज बनाई है मैंने, एंड आई एम डैम श्योर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए इन दीज वीडियोज से। ठीक। ओके। लास्ट चैप्टर है, हम खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये क्या होता है यार? लोकल में हमारे होती है ना, जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये सारी क्या है? लोकल की है ना। तो ये फॉर्मेशन हुआ कैसे? स्टार्टिंग में नहीं था, लेकिन बाद में अमेंड हुआ। लेकिन किस किस कमेटी बनी थी बहुत सारी, वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, मतलब जो हमारे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट नंबर 9 में मेंशन है। ठीक। गॉट इट। और जो आर्टिकल इसके लिए दे रखा है, वो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 ओ तक। ओके। जस्ट मेंशन दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक हमारा आता है मैं आपको बता रहा हूँ, गलत कर दिया मैंने। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा पंचायती राज सिस्टम, ठीक, जो इसके अंडर में आता है पंचायती राज सिस्टम, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पार्ट 9 में, और उसके लिए आर्टिकल ये वाले दे रखे। ठीक। ये बताना था मेरे को। ओके। अच्छा, पंचायती राज सिस्टम जो है, उसके लिए हम एक दिवस मनाते हैं, पंचायती राज डे। ठीक। तो एक डेट है 24 अप्रैल, आपके एग्जाम के 8 दिनों के बाद पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। ठीक। तो याद रखना, अभी जो 2023 का दे रहे एग्जाम, CDS 1, उनके लिए ओके। तो पहली बात तो ये पंचायती राज सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड हुआ है ना, वो ऐड हुआ है, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से हुआ है। ठीक। इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? हमारे PM थे उस टाइम पे, PV नरसिम्हा राव जी के टाइम पे हुआ था। ओके, समझ गए आप? चलो। अच्छा, अब पंचायती राज जो सिस्टम है हमारे इस कंट्री में कौन कौन सी जगह पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो अब हम बात करते हैं। उससे पहले हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 3 आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है, पहला आर्टिकल नंबर 243, जिसमें है पंचायत मेंशन। ठीक। 243A, जिसमें है ग्राम सभा, हमारा जो गांव की जो होती है, ठीक, विलेज असेंबली जो भी है। और 243D, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसी क्वेश्चन आया था कि हमारे जो SC ST या वुमेन्स के लिए सीट्स के लिए रिजर्वेशन होता ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया था कि किस आर्टिकल में मेंशन है। CDS में आया हुआ है, PYQ है, तो 243D में मेंशन था। ठीक, उसका आंसर ये था। ओके, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पंचायती राज सिस्टम कहाँ होगा और कितने टीयर का होगा। ठीक। तो पंचायती राज सिस्टम 3 टीयर है और 2 टीयर है। अब कहाँ 3 टीयर होगा, कहाँ 2 टीयर होगा, वो बताता हूँ। अब 3 टीयर में देखो क्या क्या होगा, पता है? 3 टीयर अगर होगा तो वहां पर ग्राम पंचायत होगी। ओके। एक पंचायत समिति होगी, और तीसरा जो पोर्शन है वो होगा हमारा जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये तीनों होंगी 3 टीयर में। अगर 2 टीयर है तो उसमें हमारी पंचायत समिति नहीं होगी, ये वाली। बाकी उसमें बाकी 2 चीजें होंगी बची हुई। कौन कौन सी? हमारी विलेज पंचायत, ठीक, और दूसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके। अच्छा, अब 2 टीयर किस स्टेट में है, किस यूटी में है, वो हम देख लेते हैं। तो भैया, पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको दिया जाता है सब कुछ। ठीक। तो एक ऐसा टर्म है जो कि है 20 लाख पॉपुलेशन। अगर 20 लाख से नीचे है तो उस स्टेट या यूटी को मिलेगी 2 टीयर, और अगर 20 लाख से प्लस में पॉपुलेशन है तो मिलेगा उसको 3 टीयर सिस्टम। ओके, समझ गए? 20 लाख का है मेन खेल, तो यही है। तो यहाँ पर पंचायत समिति नहीं होगी 2 टीयर में, 3 टीयर में होगी। अच्छा,
यहाँ नहीं है पंचायती राज सिस्टम, पता कहाँ? कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ पॉपुलेशन है ज़्यादा लेकिन वहाँ पंचायती राज सिस्टम नहीं है, और वो जगह पता क्या है? तो वो जगह है हमारी, पहला स्टेट है नागालैंड, ठीक, दूसरा है आपका मेघालय और तीसरा है आपका मिजोरम। इन 3 स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा आपकी 8 यूटी हैं, 8 में से 7 यूटीज में ये सिस्टम नहीं है। एक यूटी जो हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज दिल्ली, सिर्फ दिल्ली है जहां पर ये कौन सा सिस्टम है? हमारा पंचायती राज सिस्टम है, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक, अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो सिस्टम है ये है क्या और कैसे आए थे। तो सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे जो सिस्टम है पंचायती राज के 3 टीयर 2 टीयर, ठीक है। इनके लिए बहुत सारी कमेटीज बनी थी। तो सबसे पहली उनमें कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछता है बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? तो सबसे पहले ये बनी थी 1957 में, ठीक। इसने रिकमेंड दिया था, रिकमेंडेशन इसकी क्या थी कि भैया ठीक है गांव में 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए। और 3 टीयर क्या होना चाहिए? विलेज पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो गांव के पंचायत होते हैं ना, इनके इलेक्शन कैसे होने चाहिए? डायरेक्ट होते हैं, हम लोग करते हैं इलेक्शन, ठीक। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और ये जो पंचायत समिति है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जिला परिषद, इनके इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इनका पता है स्टेट इलेक्शन कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ध्यान रखना। ओके। इसके अलावा बलवंत राय मेहता जो कमेटी, इसने कुछ 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट की थी। इसने पहली बात तो बोला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बोला था, ठीक। इसकी जो अचीवमेंट थे, इन्होंने बोला था कि कम्युनिटी आउटकम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। ये आउटकम है, रिजल्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या क्या हेल्प की थी, ठीक है। सबसे पहले तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो गए, और दूसरा क्या स्टार्ट हुआ था? नेशनल सर्विस का एक्सटेंशन, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ये 2 सर्विसेज स्टार्ट हुई थी इसके थ्रू, यानी कि बलवंत राय मेहता के थ्रू, ठीक। दूसरी जो हमारी कमेटी है दैट इज इंपॉर्टेंट है अशोक मेहता कमेटी। ये सीरीज याद रखना, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। अशोक मेहता जो कमेटी थी वो बनी थी 1977 में, जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक। और पहली बार किसी कमेटी ने कहा था कि पंचायती राज बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन दिलाने के लिए जो बात की थी, तो पहली बार बात की थी अशोक मेहता कमेटी ने, ओके। और इन्होंने अप्रूव किया था 2 टीयर सिस्टम, ठीक। जिसमें क्या था? पहला था हमारा मंडल पंचायत 2 टीयर में, तो जो मैंने ऊपर बताया वो नहीं है उसमें। जो विलेज पंचायत है ना, उसकी जगह है मंडल पंचायत। और दूसरा है हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि जिला परिषद, ये तो है ही है, ठीक। मंडल पंचायत कुछ नहीं है, विलेज पंचायत जो होती ना, इसमें बस आ जाएगा कि ग्रुप ऑफ विलेजेस आ जाएंगे, ठीक। और वो विलेज जिनकी जनसंख्या कितनी होगी? 15 से 20,000। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो आपको पता है, ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। चलो, इसके अलावा इन्होंने एक और आउटकम दिया था। अशोक मेहता का आउटकम क्या था? आउटकम के लिए इन्होंने बोला था कि स्टेट में एक सेपरेट मिनिस्टर होना चाहिए। किसके लिए? फॉर पंचायत के लिए। और SC, ST के लिए सीट्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आप लोग कभी जैसे इलेक्शन होते हैं ना गांव में, ग्राम प्रधान वाले लोगों के, तो वहां पर आपने देखा होगा ना कि सीट्स आती हैं, कई बार रिजर्व सीट्स आ जाती है, तो जनरल और जो भी लोग होते हैं ओबीसी वाले वो नहीं लड़ पाते, वो SC ST वाले ही लोग उन पर लड़ते हैं।
तो इनका रिजर्वेशन बस यही होता है कि जहाँ पर SC ST की सीट आएगी तो वहाँ पे सिर्फ SC ST का लड़ेगा, लेकिन अगर जनरल या फिर OBC की सीट आएगी तो इन पर ये दोनों तो लड़ेंगे, इसके साथ साथ SC ST हर जगह लड़ सकता है, लेकिन SC ST के लिए अगर सीट आई तो वहाँ पे ये दोनों नहीं लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ SC ST का बंदा ही कैंडिडेट ही फाइट करेगा इलेक्शन। ठीक, चलो ये दो कमेटी हो गई। फिर तीसरी कमेटी आती है जिसका नाम है आपका, इम्पोर्टेंट है, GBK राव कमेटी, समिति इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक, ये आई है फिर 1985 में। ओके, और इन्होंने भी अप्रूव किया था 3 टियर सिस्टम को, ध्यान रखना। अशोक मेहता अभी तक जिसने 2 टियर के लिए बात की, बाकी 3 टियर की बात की। और 3 टियर में भैया हमारे विलेज पंचायत, ठीक, फिर पंचायत समिति, और तीसरा हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, BPPSDC। ओके, ठीक। नेक्स्ट जो कमेटी बनी थी हमारी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी तो बस कमेटीज चल रही हैं, LN सिंघवी कमेटी, जो 1 साल बाद आएगी 1986 में। ठीक, ये क्या करेगी? इसका जो आउटकम था, पहला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो था ना, संस्था थी, उसका इसने रिवाइटलाइजेशन कर दिया। ठीक, दूसरा इन्होंने उसमें न्याय पंचायत यानी कि क्या बोलेंगे उसको ऐड कर दिया। ठीक, न्याय बना कि जस्टिस पंचायत ऐसा करती है, तो कुछ तो पता नहीं क्या होता है इंग्लिश में। ठीक है, न्याय पंचायत से मेरे को याद किया भैया। ओके, पहले तो इन्होंने ये किया, फिर इसके बाद क्या होता है बताता हूँ। LM सिंघवी के बाद आती हैं 2 छोटी छोटी कमेटीज हैं जो, लेकिन उनमें एक इंपॉर्टेंट है, 5वीं कमेटी है थुंगन कमेटी, जो जनरली किसी को नहीं पता होती है, मतलब कहीं नहीं पढ़ते, लेकिन ध्यान रखना सीरीज यही है, जो 1988 में आई थी, ये पहले आई। ओके, और इसने जो आउटकम दिए थे, पहला इनका था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड हो पंचायती राज बॉडीज, ये सजेस्ट किया था। ठीक, जो अशोक मेहता ने किया था, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन के लिए पंचायती राज सिस्टम को दिया जाना चाहिए, तो ये पहली बार जो अशोक मेहता कमेटी ने किया था, वही इस बार थुंगन कमेटी ने बोला। और दूसरा इन्होंने बोला था कि ईच स्टेट, हर स्टेट के पास खुद का स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। ये इनके बोल सकते हो आप, वो भी हो गए थे, जबकि इनके आउटकम्स थे। ठीक, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी आएगी, दैट इज 1988 में कमेटी आएगी, गडगिल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो फाइनल जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन किसका, हमारे पंचायती राज सिस्टम का, PRS, तो वो हुआ है गडगिल कमेटी से, और गडगिल कमेटी ने ही सजेस्ट किया था 3 टियर। ठीक, और इससे ये ऐड हो गया था। और फिर जो इन्होंने सजेशन दे दिया और इसके बाद से ही अमेंडमेंट के लिए हुआ था। फिर जो अमेंडमेंट होगा हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक, 88 में इन्होंने सजेशन दे दिया और इसमें फाइनल अप्रूव हो गया। फिर अमेंडमेंट से ऐड हुआ था हमारा पंचायती राज सिस्टम, और उसमें क्या क्या ऐड हुआ था, पहली बात उसमें 11वीं शेड्यूल ऐड हुई थी। ठीक, जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स हैं 29। ओके, और पार्ट 9 भी ऐड हुआ है। गॉट इट। इसके अलावा इन्होंने ही बोला था स्टेट, क्योंकि अप्रूव तो हो चुका था गडगिल कमेटी से, उन्होंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट हैज टू अडॉप्ट पंचायती राज सिस्टम। क्यों? क्योंकि गडगिल कमेटी अभी तक बता चुकी थी कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फाइनली इम्प्लीमेंटेशन, अप्रूवल दिया था गडगिल कमेटी ने, और 73rd अमेंडमेंट से ऐड हो गया था। ओके, अब जो 3 टियर उन्होंने बताया था हमारे गडगिल कमेटी ने, वो क्या क्या था, तो इसमें तो एक तो था हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद, दूसरा था हमारा मंडल, और तीसरा था हमारा ग्राम पंचायत यानी कि विलेज पंचायत। ठीक, अभी इसमें आएगा रिप्रेजेंटेशन और उसकी बात। तो देखो, जो हमारे पंचायत के मेंबर है ना, आपको पता है
ये लोग डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं इनको, जो कि लाइक प्रधान वगैरह होते हैं ना, इनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली इलेक्शन बाय पीपल। ओके। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मंडल के चेयरमैन, सबसे पहले तो इनके जो मेंबर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखो आप लोग। और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट जो मेंबर्स होते हैं यही आपस में अपने चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं आपस में, ठीक, वो भी इनडायरेक्टली करते हैं। गॉट इट? ये तो इतना है। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, फर्स्ट टाइम शायद भूल गया होगा, जो पंचायती राज सिस्टम था, PRS पंचायती राज सिस्टम, ये पहली बार कौन से स्टेट में हुआ था? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार उन्होंने अडॉप्ट किया था। पहला स्टेट ये था राजस्थान, और दूसरा स्टेट था हमारा आंध्रा, ठीक, जो 371D और E दोनों के लिए है, एप्लीकेबल है ना। ओके, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, वो मतलब बोल रहा था बताने के लिए, वो ये है बैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये ट्रिक है, आप इनसे कमेटीज याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीजें आप याद रख सकते हो, जैसे बी से बलवंत राय मेहता, ठीक, जी से, जी से पहले क्या ए आ गया ना, ए से अशोक मेहता हो गया ना, तो जी से GV के राव, ठीक, ओ को मारो गोली, लेफ्टिनेंट गवर्नर में टी, टी फॉर तुंगन कमेटी 1988, या तो ऐसे ये कर सकते हो 1957, 20 साल बाद 1977, फिर उसके लगभग 70 और 10 87, यानी कि 8 साल बाद 1985, ठीक, फिर 3 साल बाद 1988, उसके बाद GV के राव, सॉरी ये हो गया ना, फिर जी फॉर गडगिल, खत्म। एलएम सिंह भी 1986 में आई है, और तुंगा 1988 में आई है। हाँ, एल फॉर भी तो है, एलएम सिंघवी, ये 1985, सॉरी 6 में आई है ना। हाँ, और फिर टी फॉर तुंगन 1988 में आई है, फिर गडगिल आई है 1988 में, ठीक, और उसके बाद हुआ था 73rd अमेंडमेंट। तो ये ट्रिक्स थी। ओके, एक दो बार लिख लेना, आपको समझ आ जाएगी, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा पंचायती राज सिस्टम। अब रिजर्वेशन की बात करें, तो जो मैंने बताया था, पंचायत में जो रिजर्वेशन मिलता है अंडर आर्टिकल 243D, ये रिजर्वेशन देने वाला पहली बार कौन सा स्टेट बना था? फर्स्ट टाइम दिया था महाराष्ट्र के नागपुर वाले में, ठीक, वुमेन्स को रिजर्वेशन। अच्छा, रिजर्वेशन जो है वो मिनिमम क्या होगा? 1/3 फॉर वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगा, कहाँ? पंचायत में। और मिनिमम ही 1/3, जो कि 1/3 मिनिमम है, फॉर चेयरपर्सन के लिए होगा पंचायत में, और चेयरमैन पंचायत में वुमेन्स के लिए, सॉरी, ठीक। ये सिर्फ अभी तक किताबों में, एक्चुअली सच बताऊं तो ये पास नहीं हुआ अभी तक, ठीक, मतलब एक्चुअल में अप्लाई नहीं हुआ अभी तक ये। ओके, जो 3 टियर में है उनका जो टर्म है वो होगा हमारा 5 इयर्स, ठीक। अगर चाहे तो इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं, प्रायर डिसोल्यूशन हो सकता है, बट अगर डिसोल्यूशन हो गया तो 6 महीने के अंदर, अगर हो गया डिसोल्यूशन तो 6 मंथ्स के अंदर इलेक्शन कराना पड़ेगा। और जो नया बंदा आएगा इलेक्शन कराएंगे, तो जो नया पर्सन आएगा वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए रहेगा, ठीक, रिमेनिंग टाइम के लिए रहेगा या रहेगी जो भी है। और वो भी कब होगा? वो केस तभी होगा अगर जब टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा बचा है। क्यों? अगर 6 महीने ज्यादा नहीं होगा तो 6 महीने के अंदर तो इलेक्शन ही हो रहा है। अगर 6 महीने से ज्यादा है तब वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए रहेगा, अदरवाइज पूरा टाइम मिलेगा उसको, ठीक। ओके, गडगिल कमेटी की एक और स्पेशलिटी पता क्या थी? जो गडगिल कमेटी थी जिसने फाइनली इंप्लीमेंट किया था 1988 वाली,
इसने एक और चीज सजेस्ट की थी, इसने ही बोला था कि भैया SC ST एंड वुमेन्स को रिजर्वेशन दो। शायद याद आ गया है, फिर बता चुका हूँ, बट ठीक है, दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ये तो इनकी बात हो गई। अब बात करते हैं हम पंचायत की। ओके, पंचायत, क्या पंचायत टैक्स लगा सकती? तो भैया यस, पंचायत क्या लेवाए टैक्स यार। ओके, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो पंचायत के इलेक्शन कराता है, ठीक, आपको पता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल मेंशन है? 243 के में, ध्यान रखना, ठीक। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? आपको पता ही है, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक, और गवर्नर ही टेन्योर डिसाइड करेंगे, टेन्योर आल्सो डिसाइडेड बाय गवर्नर। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो गवर्नमेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, गवर्नर के, सॉरी। अच्छा, अगर हमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, हटाना है, तो कैसे हटेगा? तो एज अ हाई कोर्ट जज, तो जैसे हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, अगर आपको याद हो कैसे हटाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी जो भी था मैंने आपको बताया था, तो वो आप देख लेना एक बार दोबारा, ठीक, नहीं तो रिकॉल करो चीजों को। ओके, तो उसके थ्रू हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चलो कुछ आर्टिकल बता दो जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 243H जो बोलता है टैक्स के बारे में। ओके, ये पंचायत का लेवाई टैक्स अंडर आर्टिकल 243H। 243A क्या बोलता है? ए में हमारी ग्राम सभा आती है, ठीक। 243T, टी क्या बोलती है कि रिजर्वेशन की बात करती है, कहाँ? इन म्यूनिसपैलिटी। ओके, और 243K क्या बोलता है कि भैया इलेक्शन ऑफ पंचायत के इलेक्शन की बात करते हैं। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दो कमेटी है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। एक कमेटी है, आप ऐसे लिख लेना, दंते वाला कमेटी। ये क्या है? ये है एक ब्लॉक लेवल की प्लानिंग कमेटी, ठीक है। ये प्लानिंग करती है, लेकिन कौन से लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे, ठीक। और दूसरी कमेटी है हनुमंथा राव कमेटी, इंपॉर्टेंट है भैया। ये रिलेटेड है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी होता है वो प्लानिंग हनुमंता राय के थ्रू होती है। ओके, चलो अब बात करते हैं म्यूनिसपैलिटी की, यानी कि नगर पालिका की। पंचायत तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं म्यूनिसपैलिटी यानी कि नगर पालिका, ठीक, जो कि अर्बन वाला। अर्बन शहरी होता है, ध्यान रखना, और रूरल होता है ग्रामीण। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ। अच्छा, इसके लिए जो हमारा नगर पालिका के लिए जो हमारा आर्टिकल मेंशन है, दैट इज आर्टिकल नंबर, अब ओ हो गया था 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। ओके, आर्टिकल ध्यान रखना। और पार्ट जो है वो है 9 का ए। ओके, और ये ए है, मतलब कि अगले साल ही ऐड हुआ होगा, तो नगर पालिका हमारी ऐड हुई, एडेड बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक। इसी अमेंडमेंट ने हमारी अनुसूची यानी कि लास्ट शेड्यूल जो है 12वीं नंबर की, वो ऐड की है, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं? जिसमें हैं 18 सब्जेक्ट, ध्यान रखना। और अनुसूची 11 जो 11वीं है उसमें कितने हैं? उसमें है 29। गॉट इट? तो 18 तो 20 10 30, 29 से 30 10 40। मैंने ट्रिक बनाई, ये बाद वाला 30 है, पहले वाला 40 है, बना सकते हो अगर आप चाहो। अच्छा, फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट है जहां पर म्यूनिसपैलिटी बनाएगी, नगर पालिका? तो भैया वो स्टेट है आपका मद्रास। ओके, 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, जिसने नगर पालिका ऐड की है, उसके थ्रू जो 3 टियर सिस्टम है, ठीक, उसमें क्या था? पहला था हमारा नगर पंचायत होगी, ठीक। दूसरे लेवल पर आती है हमारी नगर परिषद, और तीसरी आती है हमारी नगर पालिका, म्यूनिसपैलिटी। अब ये पॉपुलेशन वाइज इनको बांटा गया है। नगर पंचायत कहाँ होगी?
जहां पॉपुलेशन होगी अंडर 1 लाख। ठीक। नगर परिषद कहाँ होगा? जहां पॉपुलेशन होगा बिटवीन 1 to 10 लाख, और 10 लाख प्लस पॉपुलेशन जहां होगी वहां होगी नगर पालिका। ओके, चलो। अच्छा, आपने मेयर सुना होगा कि नाम वर्ड होता है मेयर। इनका इलेक्शन पता है आपको कैसे होता है? डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो भी होगा वो डिसाइड करेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, पहली बात। ठीक। लेकिन ये जो मेयर होते हैं ये होते हैं हमारे हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। गॉट इट? ठीक। ये था हमारा नगर पालिका, ये खत्म। आपको दो चीजें मैं बता देता हूँ अलग से। एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये आप मिसलिनियस में लिख लेना मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें अमेंड करना है उसके लिए बिल कैसे होगा वगैरह वगैरह। तो पहली बात, ये जो मेंशन है पार्ट 20 के आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अमेंडमेंट होगा 368 के थ्रू का, आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हमारे संविधान को अमेंड करना है तो देखो क्या होता है प्रोसेस। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाम का अगर बिल आएगा तो इंट्रोडक्शन उसका कहाँ होगा? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो सकता है। एनी हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी हो सकता है। और इसको ला कौन सकता है? एनी वन। एनी वन मतलब कि कोई मिनिस्टर भी ला सकता है, या अगर कोई वहां पे प्राइवेट मेंबर है तो वो भी ला सकता है। ओके, तो कोई बंदा ला के और किसी भी हाउस में ला सकते हैं। ठीक। और इसके लिए हमें परमिशन क्या चाहिए होगी? प्रायर परमिशन किसकी? एक ही बंदे की चाहिए होती है हमेशा, प्रेसिडेंट साहब की। तो क्या ऐसा होगा क्या? तो भैया नहीं, हमें प्रायर परमिशन की इसके लिए जरूरत नहीं होगी। ठीक। मान लो किसी एक हाउस में आ गया तो उस हाउस से हमें पास कराना होगा बाई स्पेशल मेजोरिटी। ठीक। स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा कौन से हाउस से? फ्रॉम बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ओके। और एक स्पेशल थिंग है कि नो ज्वाइंट सेशन अलाउड। और आपको इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला तो एक ये केस है कि ज्वाइंट सेशन अलाउड नहीं है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। और दूसरा क्या था? अगर आपका मनी बिल वाला केस है तब भी ज्वाइंट सेशन अलाउड नहीं होगा। गॉट इट? ठीक। अच्छा, मान लो फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास। तो पहले तो प्रेसिडेंट के पास पावर थी या तो हाँ करें, मतलब या तो साइन करें या तो ना करें। ठीक। या चाहे रिटर्न कर दें हाउसेस को। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। ठीक। इसने क्या किया? इसने प्रेसिडेंट के ऊपर एक बाउंडेशन लगा दी है, प्रेसिडेंट्स को बाउंड कर दिया है दैट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर उसको दोनों हाउस, बोथ हाउस अगर उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट इज बाउंडेड कि उसको अपना एसेंट यानी कि हाँ देना ही पड़ेगा। ओके। और जो एक वीटो था, सस्पेंसिव वीटो, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था। ठीक। एक तो ये था हमारा मिसलेनियस में। एक दो चीजें और हैं जो कोर्ट की मैं भूल गया था शायद बताना। तो देखो, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं ना, ये इनके पास पावर होती है ही कैन सेट क्या, जैसे बहुत सारी ब्रांचेस होती है ना, छोटी मोटी ब्रांच, बेंच सेट करते हैं कि इसकी खंडपीठ कहीं सेट कर दी बेंच सुप्रीम कोर्ट की, तो ये बेंच एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक। कहाँ? एनी वेयर इन द कंट्री। अगर उनको लगता है कि केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और लोड थोड़ा सुप्रीम कोर्ट पे कम करना है तो ही कैन सेट द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट एनी वेयर इन द कंट्री। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमारे जो भी हैं। लेकिन ये क्या करेंगे? विद कंसल्ट करेंगे, बात करेंगे किससे? हमारे प्रेसिडेंट साहब से। और आपको तो पता ही है प्रेसिडेंट किसके प्लेजर पे काम करते हैं, तो बस वही वाला केस है। अच्छा, ये कई बार पूछा था कि क्या जो बेंच सेट करने का जो पावर होता है क्या वो पार्लियामेंट के पास होता है? तो ध्यान रखना इस केस में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। ठीक। ओके। हाई कोर्ट का आपको पता है ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ठीक। जितना भी होगा मतलब सुप्रीम कोर्ट से कम ही होगा। तो अगर इसको एक्सटेंड करना है तो ये पावर किसके पास है? क्या हाई कोर्ट खुद कर सकता है? नहीं। क्या हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोले तो कर सकता है?
नहीं, लेकिन हाई कोर्ट का एक्सटेंशन पावर ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंशन क्या पार्लियामेंट बढ़ा सकता है? तो जी हाँ, एक ये था। इसके अलावा आपको बताया ना, शायद भूल गया था या बताया था, चीफ जस्टिस अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब को, राष्ट्रपति में। ठीक, हमारी जो करंटली प्रेसिडेंट है 15 नंबर की हैं। ठीक, और द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उनकी जो कम्युनिटी है वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। ठीक, ध्यान। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ हाई कोर्ट हैं जिनका फॉर्मेशन ईयर कई बार पूछ लेता है। हाई कोर्ट, उनका फॉर्मेशन ईयर आप लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी छोड़ो। तो जैसे मान लो दिल्ली हाई कोर्ट है, ये कब फॉर्म हुआ था? 1966 में। ठीक, फिर गुवाहाटी, मैंने आपको बताया था गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये 1948 में फॉर्मेशन हुआ था, और इसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया पता कहाँ कहाँ है? पहली बात तो सॉरी, ये असम, अपना अपना स्टेट तो है ही, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे वाला नागालैंड, और सबसे नीचे वाला मिजोरम। ठीक, इन स्टेट्स को देखता है। ठीक, साथ ही साथ अंडमान निकोबार को भी, नहीं अंडमान निकोबार ये नहीं देखता, क्यों? अंडमान निकोबार को देखता है कैलकाटा हाई कोर्ट, ध्यान रखना। ठीक, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट कब बना था? 2000 में। और हमारा मणिपुर हाई कोर्ट है, वो कब बना था? 2013 में। ये फॉर्मेशन याद देख लेना। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने जब आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहा था तो आपको शायद एक चीज नहीं बताई थी, जो अंडर आर्टिकल 352 में आती है। ठीक है, तो क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे देश पे एक साथ लगेगी? अगर हमें पूरे देश में ना लगा के किसी एक जगह पे लगानी है, मान लो, ठीक है, कि मान लो पूरा देश नीचे साउथ इंडिया चलता रहे, नॉर्थ में लगानी है, या फिर कुछ कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट में लगाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जी, एक अमेंडमेंट था हमारे, जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है 42nd अमेंडमेंट। तो उसने बोला था हाँ जी, आप लगा सकते हो नेशनल इमरजेंसी एनी पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट ऑन द होल कंट्री। ठीक, ये ध्यान रखना, ये बताना था। बाकी आज आपका है पॉलिटी का एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और कुछ अच्छा लगा हो उसके लिए यू आर वेलकम। आप दोबारा आओ, पूछो मेरे से कुछ भी, एनी डाउट, इवन व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आई एम नॉट दैट मच लाइक एक्टिव, बट स्टिल बनेंगे, हो जाएंगे इस पे भी एक्टिव। ठीक, बाकी सी हो यार, एनी डाउट। बाकी हमारी अदर क्लासेस लाइक ज्योग्राफी की 11th का मैं फंडामेंटल स्टार्ट कर रहा हूँ, वो देख लेना आप। और बाकी ये सब देख के जाना। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है, 2-3 बार रिवाइज किया है, नोट्स बना के और अपने हिसाब से पढ़ा है बस, तो नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है, चलो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।